हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशा शर्मा है। मैंने इस साल यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 में ऑल इंडिया रैंक 378 हासिल की है। प्रीलिम्स में आई थिंक सबसे पहली चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से करना। कुछ सब्जेक्ट्स में मैंने 1979 ऑनवर्ड्स जैसे कि पॉलिटी और हिस्ट्री, उसमें 1979 ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस को प्रॉपर वे में कोशिश करी थी कि उनको उनके ऑप्शंस को करके और उनके ठीक तरीके से नोट्स बना लूं ताकि दोबारा से मुझे उन्हें ना देखना पड़े। इसके अलावा 2008 ऑनवर्ड्स सभी सब्जेक्ट में क्वेश्चंस को प्रॉपर वे में देखना, उनके ऑप्शंस को देखना एंड वो लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है। किस तरीके से रॉन्ग स्टेटमेंट्स फॉर्म करी जाती हैं, किस तरीके से कुछ एक्सट्रीम वर्ड्स का यूज़ करके एक सही स्टेटमेंट को भी रॉन्ग फ्रेम कर दिया जाता है। उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जैसे कि स्पेशली आर्ट एंड कल्चर में अगर हम देखें और एनवायरनमेंट में देखें, तो उसमें किस तरीके से क्वेश्चन और किस तरीके से उनके ऑप्शन सेट करे जाते हैं वो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन एक बुक से आ गया तो हम उस बुक के पीछे भागना शुरू कर देते हैं और इस चक्कर में हम मल्टीपल सोर्सेज को रेफर करना शुरू कर देते हैं। तो आई थिंक वहां पर थोड़ा सा अगर हम बचेंगे, किसी भी सब्जेक्ट में अगर हम चीज़ें नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, स्पेशली जैसे कि अभी प्रीलिम्स बहुत पास में है, तो आई थिंक कोई भी सब्जेक्ट अगर ऐसा है कि चीज़ें नहीं मैनेज हो पा रही हैं, बहुत ज़्यादा बल्कि लग रहा है, तो आई थिंक अगर हम 10-15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद प्रॉपर उनके जो भी ऑप्शंस दे रखे हैं उनको प्रॉपर वे में अगर हम एनालाइज कर लेंगे तो भी काफी हद तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा पीवाईक्यूज में उनकी जो लैंग्वेज फ्रेम हो रही है, किस तरीके से बहुत जर्नल स्टेटमेंट बना दी जा रही है और कई बार ऐसा होता है कि बहुत स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स बना करके उनको रॉन्ग करा जाता है। तो ये चीजें अगर हम खुद से आइडेंटिफाई करेंगे और खुद से एनालाइज करेंगे तो आई थिंक ज्यादा हेल्प करेंगी। अदरवाइज ये सिर्फ एक गेस बन के रह जाते हैं और एग्जामिनेशन रूम में बहुत एक्सट्रीम प्रेशर में उनको फॉलो कर पाना और ब्लाइंड गेसिंग बहुत मुश्किल होती है। लेकिन अगर ये काम हम खुद से करते हैं तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। इसके अलावा प्रीलिम्स में स्पेशली 10-15 दिन जब प्रीलिम्स से पहले बचे हुए थे लास्ट ईयर में, तो मैंने एक्चुअल में जिस तरीके से हम मॉक लगाते हैं 2 घंटे के टाइम पीरियड में, मैंने उसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाया था। 2011 ऑनवर्ड्स सारे क्वेश्चंस को 2 घंटे के टाइम पीरियड में मॉक की तरह उनको सॉल्व करना, तो इससे एक मेंटली हम प्रिपेयर हो जाते हैं। उसके अलावा एक चीज जो प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा हेल्प करी, स्पेशली एग्जामिनेशन डे के दिन, एग्जाम डे में आई थिंक जाने से पहले रूम में एक बार हमें प्रीवियस ईयर का जो भी पेपर आ रखा होता है, एक्चुअल पेपर को एक बार जस्ट अगर हम फ्लिप कर लेंगे तो हम मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाते हैं। तो ऐसे में कई बार ऐसी कंडीशंस होती हैं कि एग्जाम में जाने के बाद लगभग 4-5 मिनट तक ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होता है, तो वहां पर जो हम हमारा टाइम वेस्ट होने वाला होता है, आई थिंक इस मेथड से थोड़ा वो चीजें सेव हो जाती हैं। उसके अलावा एक चीज स्पेशली प्रीलिम्स में बहुत जरूरी है, मेंटल बैलेंस अपना बनाए रखना, क्योंकि कुछ भी अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। जैसे कि 2023 में हुआ, अचानक से पेपर का पैटर्न कंप्लीटली चेंज हो गया, तो वहां पर खुद को काम रख के हमारा माइंडसेट हमें राइट डायरेक्शन में रखने की जरूरत है कि जो भी अनसर्टेनिटीज हो रही हैं वो सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रही हैं, वो सबके साथ हो रही हैं। और कुछ भी ऐसी चीज जो कि सबके लिए अनप्लान्ड है और अनप्रिपेयर है, अगर हम सब उसी के लिए, तो वो चीज कट ऑफ नहीं डिसाइड करेगी, तो वहां पर डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। उसके अलावा प्रीलिम्स में कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी दिखते हैं हमें, और बट एग्जामिनेशन रूम में प्रेशर की वजह से हम नहीं उनको सॉल्व कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2023 में एक टी वेव और एस वेव पे क्वेश्चन था। अब वहां पर अगर हम इस टाइप के कुछ भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि हमें लगता है कि वो बहुत इजी हैं, सेकेंड अटेम्प्ट में मेरे साथ ये इशू बहुत ज्यादा हुआ था कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे लग रहा था बहुत इजी हैं, फिर माइंड मेरा उस डायरेक्शन में जाना शुरू हो गया कि ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है बट स्टिल मुझे नहीं आ रहा, बाकी बच्चे कर लेंगे तो मेरा तो प्रीलिम्स वैसे भी नहीं निकलेगा, अब नेक्स्ट टाइम अच्छे से पढ़ के आएंगे। तो आई थिंक उन चीजों से थोड़ा सा बचना चाहिए। अपना मेंटल अगर हम राइट डायरेक्शन में अगर माइंडसेट रखेंगे कि अगर हमें कोई चीज नहीं आ रही है, इतना पढ़ने के बाद भी नहीं आ रही है, तो वो किसी को नहीं आ रही होगी। आई थिंक प्रीलिम्स के एग्जाम डे के दिन थोड़ा सा इस डायरेक्शन में माइंड को रखना थोड़ा ज्यादा जरूरी है, ताकि हम काम रहें और कॉन्फिडेंट रहें। और वहां पर हमें नेगेटिव खुद को नहीं लेकर के जाना है कि बाकी सबको आता होगा, हमें नहीं आ रहा है। कई सारे क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो एग्जामिनेशन रूम में मुझे लगता था मुझे नहीं आ रहे हैं और बाकियों को भी नहीं आते थे, बट स्टिल वो देखने में बहुत सिंपल थे। तो वो क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना हमें जरूरी। कई बार ऐसा होता है प्रीलिम्स में कि वो क्वेश्चन हमने कहीं नहीं पढ़ा होता, बट स्टिल अगर थोड़ा सा हम शार्पली उनको रीड करेंगे तो हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमेशा माइंड हमें इस डायरेक्शन में नहीं रखना चाहिए कि हमें आता होगा कोई क्वेश्चन तभी हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, बल्कि कोशिश ये रखनी चाहिए कि हम उसे सॉल्व करना ट्राई करें। प्रीलिम्स में स्पेशली लगभग 20, 30, 35 से ऊपर क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट किसी को नहीं आते कि वो 100% श्योर हो कि वो आंसर सही ही होगा।
बट स्टिल वहां पर हमें गेसिंग करने की जरूरत है, और ये सारी चीजें जितना बेटर वे में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे उतना एफिशिएंटली हम ये काम कर सकते हैं। तो उसके अलावा सी सेट का एक बहुत बड़ा डर बन रखा होता है माइंड में। आई थिंक सी सेट के दिन सबसे मेन चीज ये इंपॉर्टेंट है कि जीएस में जो भी जैसा भी हमारा पेपर गया उसका लोड हम सी सेट के एग्जाम पर ना लेकर के आए, क्योंकि प्रीलिम्स में फर्स्ट पेपर हमारा जीएस के पेपर तो कट ऑफ के बेसिस पर हो जाएगा। अगर पेपर बहुत डिफिकल्ट है तो वो सबके लिए डिफिकल्ट है, तो कट ऑफ अल्टीमेटली डाउन हो जाएगी। लेकिन अगर उसका प्रेशर हम सी सेट के ऊपर लेकर के गए तो वहां पर हम क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे और सी सेट की वजह से प्रीलिम्स रुक जाएगा। तो आई थिंक फर्स्ट चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि माइंड को काम रखना सी सेट के एग्जाम के दिन। सेकेंड चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना। जो क्वेश्चंस इजी हैं, जो क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, पहले फटाफट उनको कर लेना। कोई भी क्वेश्चन ईगो पे नहीं लेना, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम मैथ्स के बेसिस पे पूरा सी सेट निकाल लेंगे, मैथ्स रीजनिंग पे हम निकाल लेंगे, या फिर हम इंग्लिश या हिंदी के ऑनर्स है तो हमें ऐसा लगता है कि हम कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पे काम कर लेंगे। तो आई थिंक ये अप्रोच थोड़ा सा परेशान कर देती है। सभी सेक्शंस में से, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन है, चाहे वो मैथ्स है, चाहे वो रीजनिंग है, उसमें से जो भी इजी पोर्शन है, इजी क्वेश्चंस हमें मिल रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो हम एक कट ऑफ क्रॉस कर लेंगे। और एग्जाम से पहले अगर सी सेट की बात करी जाए तो आई थिंक कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैं कंप्लीटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर रिलाई थी, किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करे जा रहे हैं और क्या उनके आंसर्स दिए हैं यूपीएससी ने। इसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग के लिए भी जिस तरीके से मैंने जीएस के पेपर्स लगाए थे उसी तरीके से सी सेट के भी मैंने सेम डे पे 9:30 से 11:30 मैंने जीएस का पेपर सॉल्व किया। उसके बाद 2:30 से 5:30 मैंने सी सेट के पेपर सॉल्व किए, लगभग 3-4 साल के। तो ये थोड़ा सा अप्रोच अगर हम फॉलो करेंगे तो सी सेट में भी हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। मेंस में सबसे पहले मैं पेपर वाइज बता देती हूँ। सबसे पहले एसए का पेपर, तो उसके लिए भी मैंने ऑनलाइन यूट्यूब पे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एसेस के डिस्कशंस थे उनकी क्लासेस देखी थी, और वहां से एक ओवरऑल अप्रोच एसए की वहां से सीखने की कोशिश करी। उसके अलावा एसए के लिए मैंने मनोज सर की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, और उनकी डिस्कशन वीडियोस बहुत हेल्पफुल थी। जो मार्केट में पूरा एक डर क्रिएट हो रखा होता है एसए के लिए, स्पेशली अगर हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है तो ग्रामेटिकल एरर नहीं करनी है, और एक अलग ही टाइप का पूरा फियर क्रिएट हो रखा है मार्केट में एसए को लेकर के, वो चीज बहुत हद तक रिड्यूस हो गई। और वो डिस्कशन वीडियो से मुझे एक राइट अप्रोच का पता चला कि किस तरीके से हम नेचुरल वे में भी एसए ठीक तरीके से लिख सकते हैं और अच्छे मार्क्स आ सकते हैं एसए में भी। अदरवाइज मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, मैं बहुत अच्छे एसेज नहीं लिख पा रही हूँ, तो एसे तो मुझसे मैनेज ही नहीं होगा। तो उस चीज में मनोज सर की डिस्कशन क्लासेस ने बहुत ज्यादा हेल्प करी थी। उसके बाद जीएस 1 में, जीएस 1, 2, 3, 4 सभी में मेरी कोशिश ये थी कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रखे हैं 2013 ऑनवर्ड्स, उन क्वेश्चंस को प्रॉपर वे में जहां से भी वो क्वेश्चंस आ रखे हैं उनको मॉडल आंसर्स मैंने उनके पढ़े ठीक तरीके से। उसके बाद डिस्कशन वीडियोस के थ्रू किस तरीके से आंसर्स को अप्रोच करना है, कैसे हम बॉडी इंट्रोडक्शन, बॉडी कंक्लूजन किस तरीके से लिखना है, कॉन्टेक्स्ट में कैसे आंसर्स लिखने हैं, डायमेंशंस कैसे कवर करनी है, तो वो सारी चीजें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही सीखी। और कुछ चीजें जो कि स्पेशली हम प्रीलिम्स में अगर बहुत ज्यादा नहीं भी फोकस करते हैं नोट मेकिंग पे तो शायद काम चल जाता है, बट आई थिंक मेंस में नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेंस में मैंने पूरी कोशिश करी कि मेरे नोट्स बहुत शॉर्ट रहे, और इसमें मैंने सब्जेक्ट वाइज कीवर्ड सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिए। हर सब्जेक्ट के कुछ अपने कीवर्ड्स होते हैं, तो उनकी मैंने प्रॉपर अपनी लिस्ट तैयार कर दी, और वो लिस्ट में एग्जाम में जाने से पहले उनको अगर हम देख लेते हैं एक बार तो वो फ्रेश रहते हैं हमारे माइंड में, और वो कीवर्ड्स हम बहुत प्रॉपर वे में लिख पाते हैं। इसके अलावा सेकंड चीज, कुछ बहुत अच्छे सेंटेंसेस, कुछ बहुत अच्छे फ्रेजेस अगर हमें मिल जाते हैं ये न्यूज़पेपर से या टॉपर्स कॉपीज से, बहुत हेल्प मिल जाती है इसमें, तो उन चीजों को मैंने प्रिपेयर कर लिया। और हर पेपर में जीएस 1 के पेपर से पहले भी जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री हो गया, उसके बाद ज्योग्राफी है, सोसाइटी है, तो उसमें भी कुछ कॉमन चीजें, जैसे कि कुछ कॉमन टॉपिक्स जिसपे कि हर साल क्वेश्चन आता है, ये जीएस 2 और जीएस 3 में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है कि कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसपे रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं, तो उनके पहले से ही क्या पॉसिबल इंट्रोडक्शंस हैं, क्या पॉसिबल कंक्लूजन्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, या न्यूज़पेपर में मुझे कोई बहुत अच्छी लाइन मिल गई तो उनके मैंने अपने नोट्स बना करके रखे थे। इसके अलावा 2021 में प्रीवियस ईयर के थे शायद 2022 में, वसीम अहमद सर थे, रैंक 7 आई थी उनकी, तो उन्होंने अपने मेंस के नोट्स बना रखे थे, तो उन्हीं को मैंने प्रिंट आउट लेके और जो भी मेरा एडिशन था तो मैंने उन्हीं के नोट्स को फॉलो करके वो सारा काम कर लिया था। तो आई थिंक नोट मेकिंग में मेंस के टाइम पर हमें ये फोकस्ड रहने की जरूरत है कि आंसर्स में हमें क्या लिखना है,
और उसी फॉर्मेट में अगर हमारे नोट्स रहेंगे कि हमारे नोट्स में किसी भी टॉपिक के ऊपर प्रॉपर इंट्रोडक्शन है, जिसमें कि डेफिनेशन हो सकती है, डाटा हो सकता है, या फिर कोई और अच्छा फ्रेज हो सकता है। उसके अलावा कंक्लूजन में हम किस तरीके से कौन से टॉपिक पे अलग अलग टॉपिक वाइज जो भी हमारे मेंस के सिलेबस में मेंशन है उसमें कौन से अच्छे कंक्लूजन्स हो सकते हैं, तो उनको पहले से आइडेंटिफाई करके अगर हम लिस्ट अपनी तैयार करके रख लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। उसके अलावा बहुत एग्जॉस्टिव नोट्स मैंने मेंस के लिए भी नहीं बनाए थे क्योंकि मुझे पता था वो चीज़ें रिवाइज में नहीं कर पाऊंगी। उसके अलावा कुछ डायग्राम्स होते हैं, कुछ फ्लो चार्ट्स होते हैं, तो टॉपिक वाइज इनको अरेंज कर लेना। इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है कि हम ऐसा कर सकते हैं, मैंने स्पेशली जीएस 1 2 3 4 के लिए ये काम किया था कि ऑनलाइन ही अलग अलग फाइल्स मेंटेन कर लेना, सब्जेक्ट वाइज उसको सेग्रीगेट कर लेना, और जो भी पूरे ईयर में हमें न्यूज़पेपर्स या टॉपर्स कॉपीज या किसी और रिसोर्स से जो भी चीज़ें अच्छी अच्छी मिल रही हैं उनको सबको एक जगह कंपाइल कर लेना, और कोशिश ये रखना कि वो बहुत ज़्यादा ना हो जाए कि हम उसको रिवाइज ही ना कर पाए। तो शॉर्ट में सिलेबस वाइज जो भी अच्छे लाइंस हैं, जो भी अच्छे डायग्राम्स हैं, कुछ फ्लो चार्ट्स हैं, कहीं से भी हमें जो मिल रहे हैं उनको अगर हम मेंटेन करके रख लेते हैं तो पूरे साल में हमारा बहुत अच्छे वे में जो वैल्यू एडिशन के जो पॉइंट्स हैं वो बहुत एफिशिएंट मैनर में तैयार हो जाते हैं और बहुत कम मेहनत में। तो आई थिंक प्रीलिम्स के बाद बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होता नोट्स का। और सेकंड चीज एक बहुत ज्यादा मेंस में इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग। इसको लेकर के भी होता है कि आंसर राइटिंग हमें कब से शुरू करनी चाहिए, कितने आंसर्स लिखने की जरूरत है। तो आई थिंक एक बार अगर हमारा सब्जेक्ट फिनिश हो जाता है, कोई भी सब्जेक्ट अगर हमने पॉलिटी फिनिश कर लिया है, तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमें लिखना शुरू कर देना चाहिए। रैंडमली बहुत ज्यादा मॉक्स परचेज कर लेना। और कई बार मैंने ये गलती करी थी अपने सेकेंड अटेम्प्ट में कि मैंने टेस्ट सीरीज खरीद ली, बट वहां पर ये इश्यूज हो जाती है कि अगर हम प्रॉपर वे में उसको लिख नहीं पा रहे हैं और बहुत 30 40 50 की अगर हमने टेस्ट सीरीज परचेज कर ली और उसको हम लिख नहीं रहे हैं, हम वहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ हमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो मैंने पूरी कोशिश यही करी थी कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जैसे जैसे सब्जेक्ट्स फिनिश हो रहे हैं, मैं दो दो आंसर्स ही करके डेली लिखूं, बट लिखूं। और यहाँ पर भी स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में जो फर्स्ट टेस्ट मैंने लिखा वो लगभग 6.5 घंटे में मेरा एक टेस्ट फिनिश हुआ, और मुझे हमेशा यही डर लगता था कि 3 घंटे में मेरा पेपर कभी नहीं हो सकता है। बट ऐसा नहीं होता। अगर कॉन्स्टेंटली हम काम करते रहेंगे, धीरे धीरे करके चीजें इंप्रूव होती हैं। डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा प्रेशर हमारे ऊपर नहीं आता, बट डेली बेसिस पे आई थिंक एक एक दो दो भी हम लिखते रहेंगे तो थोड़ा टाइम बाद अपने आप चीजें इंप्रूव करने लगती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कोशिश ये रखनी चाहिए कि स्पेशली जब मेंस पास आ जाए तो 3 आवर्स के प्रॉपर टेस्ट लगा लेने चाहिए हमें। मैंने तो यहाँ पर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही एक प्रॉपर टेस्ट मान के ही 2021 का 22 का उनको ही मैंने टेस्ट फॉर्मेट में ही लगाया और उसको फिर इवेल्युएट किया और सर से उसको इवेल्युएट कराया। जो भी मुझे प्रॉपर फीडबैक मिले उस पे मैंने काम करने की कोशिश करी कि कैसे उसको और बेटर वे में कर सकते हैं। तो आई थिंक डेली बेसिस पे एक दो आंसर्स, जब तक हम प्री से पहले वाले फेज में है और हमारे पास टाइम है, प्रीलिम्स का बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है, और प्रीलिम्स के बाद हमें कोशिश ये रखनी चाहिए कि हम फुल लेंथ टेस्ट भी लगाते रहें, ताकि वो एक टाइम मैनेजमेंट वाला इशू, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हम सारे आंसर्स को 7 7 मिनट्स में कवर कर दें। कई बार ऐसा होता है कि एक आंसर हमारा 5 6 मिनट में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन दूसरे आंसर को ज्यादा टाइम देना पड़ता है। तो ये चीजें हम तभी सीख पाएंगे जब हम फुल लेंथ टेस्ट लगाएंगे। तो आई थिंक टेस्ट में ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और आंसर राइटिंग के लिए हमें कोशिश ये रखनी चाहिए कि डेली बेसिस पर एक दो आंसर्स और फुल लेंथ टेस्ट हम लगाते रहें। उसके अलावा इंटरव्यू की स्टेज पर आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेफ हमारा, और करेंट अफेयर्स के जो भी बहुत हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं। यहाँ पर भी मुझे बहुत डर लगता था कि करंट अफेयर्स तो बहुत अनलिमिटेड हो जाएगा, चीजें मैनेज नहीं हो पाएंगी। तो मनोज सर ने एक 1 to 1 मैंने सेशन उनके साथ लिया था, तो वहां पर चीजें बहुत कट शॉर्ट हो गई और ये बात मुझे समझ आई कि हर चीज के पीछे करंट अफेयर्स में भी भागने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें बहुत ब्रॉड जो चीजें होती है, अगर उन पे हम फोकस्ड रहेंगे तो चीजें हम मैनेज भी कर लेंगे। और इंटरव्यू उनसे बात करने के बाद मुझे स्पेशली ये रियलाइज हुआ कि इंटरव्यू इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना डिफिकल्ट इंटरव्यू की प्रिपरेशन में बना दी जाती है। तो आई थिंक वहां पर वो चीजें बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही। तो मेरे अकॉर्डिंग इंटरव्यू में भी अगर हम डैफ पे अपना ठीक तरीके से उसको प्रिपेयर कर लेंगे, जो भी करंट अफेयर्स हैं उनको हम प्रॉपर वे में कर लेंगे, और 1 to 1 से आई थिंक ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाती है हमारी, क्योंकि हम एक पर्सनल वे में जो भी हमारे साथ इश्यूज होते हैं उन पे हम प्रॉपर वे में काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ही मैंने मनोज सर के साथ 1 to 1, रवि सर ने 1 to 1 लिए थे, तो मैं 1 to 1 पे ज्यादा रिलाई थी। और पैनल मॉक मैंने सिर्फ एक दो पैनल मॉक दिए थे ताकि एक वो फियर खत्म हो जाए सिर्फ। बट इम्प्रूवमेंट के लिए आई थिंक 1 to 1 हमें ज्यादा हेल्प करेंगे अलॉन्ग विद डेफ। तो थैंक यू सो मच।